हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। फिर से आ चुके हैं आपके लिए एक बहुत ही और प्यारा सा कंटेंट लेके। ठीक है, बहुत ही जबरदस्त सा और बहुत ही प्यारा सा सब्जेक्ट मैथ के अंदर जो है ना, एक बहुत ही जबरदस्त चैप्टर है अपने पास, त्रिकोणमिति, जिसको लेके आज हम लोग आ चुके हैं और इसी की डिस्कशन हम लोग आज की क्लास में करने वाले हैं। इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है सबसे पहले उसको समझेंगे और उसके बाद फिर वन बाय वन कॉन्सेप्ट के ऊपर एक एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। ठीक है ना? तो चलिए, बहुत ही अच्छे से और ध्यान से देखिएगा। आज का क्लास जो है ये बहुत ज्यादा खास और आपके लिए जरूरी है। त्रिकोणमिति बहुत बच्चों के जो है ना ऊपर से निकल जाता है। कब? पता है, जब वो अच्छे से और ध्यान से नहीं देखता है तब। इसलिए आपका जो है ना कंसंट्रेशन और ध्यान बहुत अच्छे से बोर्ड के ऊपर होना चाहिए। फिर आप देखिए त्रिकोणमिति क्या है, कुछ है बहुत आसान लगेगा आपको, फिर ज्यादा कोई मुश्किल नहीं लगेगा। चलिए, बिना लेट किए सबसे पहले अपना त्रिकोणमिति के बेसिक कॉन्सेप्ट से अपनी क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है ना? आगे बढ़ाते हैं। चलिए भाई, सबसे पहले अपने पास समझना क्या है पता है? त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है बताइए? त्रिकोणमिति का मतलब होता है तीन कोण की माप। अब देखिए, तीन कोण की माप में आप हमेशा याद रखिएगा, यहां पे इस चैप्टर के अंदर सिर्फ और सिर्फ तीन कोण की माप वाले बात करें तो त्रिभुज को कहा जाता है और त्रिभुज के जो है ना अलग अलग प्रकार हैं। लेकिन इस चैप्टर के अंदर यहां पे सिर्फ और सिर्फ हम लोग किस त्रिभुज की बात करेंगे? समकोण त्रिभुज की बात करेंगे। ठीक है, इतना क्लियर है? सिर्फ कौन से त्रिभुज की बात करने वाले हैं? समकोण त्रिभुज की बात करने वाले हैं। तो इसलिए सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि आखिर समकोण त्रिभुज होता क्या है। ठीक है, चलिए सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि समकोण त्रिभुज होता क्या है। देखिए, आपको पता होगा समकोण त्रिभुज वैसे त्रिभुज को कहा जाता है जिसकी कोई एक कोण समकोण हो, या कोई एक कोण कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री के कोण को क्या कहा जाता है? समकोण कहा जाता है। तो इसलिए समकोण त्रिभुज हम आराम से कह सकते हैं वैसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण क्या हो? समकोण हो, या फिर कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री का हो, उसको समकोण त्रिभुज कहेंगे। चलिए, जैसे अपने पास कुछ एग्जाम्पल है, इसको समझते हैं। ये अपने पास त्रिभुज है, मान लिया एबीसी त्रिभुज है और कोण बी जो है ना यहाँ पे कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। इसका मतलब बताइए, क्या ये समकोण त्रिभुज है? तो बिल्कुल ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है ना? तो एबीसी त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। इसके अलावा बात करें तो अपने पास देखिए दूसरे एग्जांपल में भी यहाँ पे कितने डिग्री का, मान लिया कि भाई 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो बताइए, आपसे पूछा कोई भी कि बताइए कोण त्रिभुज एबीसी जो है ये समकोण त्रिभुज है या फिर नहीं है, तो आपका आंसर क्या होगा? बिल्कुल है, क्योंकि एक कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। तो भाई जिस त्रिभुज का कोई एक कोण 90 डिग्री का हो उस त्रिभुज को कौन सा त्रिभुज कहा जाता है? समकोण त्रिभुज कहा जाता है ना? और देखते हैं, देखिए अब कोई भी एक कोण समकोण हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हमेशा कोई एक ही कोण समकोण होगा। ठीक है ना? कोई भी कोण, मतलब तीन कोण है तो इसमें कोई भी इसका एक कोण क्या होना चाहिए? समकोण होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी त्रिभुज अपने पास कौन सा त्रिभुज होने वाला है? समकोण त्रिभुज। ये भी समकोण त्रिभुज और ये भी समकोण त्रिभुज। मतलब कोई एक कोण समकोण है तो त्रिभुज कौन सा त्रिभुज होगा? समकोण त्रिभुज होगा। चलिए, यहां तक क्लियर है? मतलब आप समझ चुके हैं कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। अब आप कहेंगे जी सर इतना तक तो क्लियर है, अब इसके बाद का जो बात है वो आप बताइए, है ना? तो देखिए, इसके बाद हमें सबसे पहला चीज जो है, समकोण त्रिभुज तो हमने समझ लिया। अब हमें समझना है कि समकोण त्रिभुज में टोटल जो भुजाएं होती है उसका नाम क्या क्या होता है? त्रिभुज की तीनों भुजाओं का नाम क्या होता है? तो देखिए, समकोण त्रिभुज में आप हमेशा याद रखिएगा जहां पे ये 90 डिग्री का कोण बनता है, क्योंकि भाई देखिए समकोण त्रिभुज की बात अब जैसे ही हम करेंगे आपके दिमाग में एक चीज क्लिक कर जाना चाहिए कि एक कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। ठीक है ना? तो यहाँ पे यदि हम त्रिभुज एबीसी की बात करें, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। क्यों? क्योंकि इसका कोण जो है बी वो कितना डिग्री है बताइए? 90 डिग्री है। तो अब बताइए, त्रिभुज एबीसी समकोण त्रिभुज है तो इसके तीनों भुजाओं के बारे में सबसे पहले आपको जानना जरूरी है। देखिए, कभी भी ये जो 90 डिग्री का कोण बनता है, जिन दो भुजाओं से 90 डिग्री का कोण बनता है ना, उसमें से किसी एक भुजा को आप लंब कह सकते हैं और दूसरी भुजा को आधार कह सकते हैं। मतलब यहां पे आपके पास ऑप्शन है कि आप चाहे तो इसको लंब कह लीजिए या चाहे तो आप क्या कह सकते हैं? इसको लंब कह सकते हैं। ठीक है ना? तो चलिए, हमने क्या किया है भाई, इसको लंब बोला है।
हमने क्या किया, इसका नाम लंब बोला, ठीक है। तो इसको हम आधार भी कह सकते हैं और इसको क्या कह सकते हैं, लंब भी कह सकते हैं। तो चलिए इसका नाम आप लंब कहेंगे तो इसमें कहीं से कोई गलती या मिस्टेक नहीं है, मतलब आपका आंसर जो है वो सही है। मतलब समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं के नाम के बारे में यदि आपसे कोई पूछता है तो आप आराम से कह सकते हैं लंब, आधार और तीसरा कौन सा भुजा होता है, कर्ण होता है। तीसरा कौन सा भुजा होता है, कर्ण होता है, ठीक है ना। तो लंब, आधार और कौन सा, कर्ण। मतलब समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं का ज्ञान तो आपको हो चुका है। हाँ, इसमें एक चीज जानना आपके लिए अभी भी जरूरी है, क्या, तो देखिए तीनों भुजाओं में से जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कौन सा होता है, कर्ण होता है। समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं में से सबसे बड़ी भुजा कौन सा होता है, कर्ण होता है। यह चीज हमेशा याद रखना है। अब इसके अलावा लंब और आधार की बात करें तो भाई देखिए लंब और आधार दोनों क्या हो सकता है, समान भी हो सकता है या उसकी लंबाई अलग अलग भी हो सकती है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है। मतलब ये दोनों भुजाएं हमेशा क्या होगी, कर्ण से कम ही होगी। इसलिए समकोण त्रिभुज के सबसे बड़े भुजा का नाम आपसे कोई भी पूछता है तो आपको एक सिंपल सा जवाब देना है, क्या, कर्ण। ठीक है, यहां तक ओके, क्लियर है ना। चलिए अब समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं के बारे में आपने समझ लिया है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि आखिर इस चैप्टर की सबसे पहली और खूबसूरत जो कॉन्सेप्ट है अपने पास वो क्या है। देखिए इस चैप्टर की सबसे पहली कॉन्सेप्ट जो है वो आपको ये समझना है कि त्रिकोणमितीय अनुपात आखिर होता क्या है। क्या समझना है, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, ठीक है ना। तो देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात किसको कहा जाता है, सबसे पहले इसको एक बार एक लाइन पढ़ लेते हैं। देखिए कहता है समकोण त्रिभुज के किसी दो भुजाओं, समकोण त्रिभुज के किसी दो भुजाओं के अनुपात को क्या कहा जाता है, त्रिकोणमितीय अनुपात कहा जाता है। एक बात बताइए, समकोण त्रिभुज में अभी जस्ट हमने देखा कितने भुजाएं होती है, तीन भुजाएं होती है, तीन भुजाएं होती है। लंब होता है, आधार होता है और कर्ण होता है। और यहां पे त्रिकोणमितीय अनुपात में मैंने क्या बोला कि भाई समकोण त्रिभुज के किसी दो भुजाओं के अनुपात को क्या कहा जाता है, त्रिकोणमितीय अनुपात कहा जाता है। तो भाई दो भुजा का अनुपात यदि आपको निकालना है तो कोई जोर जबरदस्ती थोड़ी है, आप किसी भी दो भुजा का अनुपात निकाल सकते हैं। लंब और कर्ण का भी निकाल सकते हैं, लंब और आधार का भी निकाल सकते हैं, कर्ण और लंब का भी निकाल सकते हैं, कर्ण और आधार का भी निकाल सकते हैं, लंब और आधार का भी निकाल सकते हैं, आधार और लंब का भी निकाल सकते हैं। मतलब आपके पास तीन भुजाएं हैं। मान लीजिए ये भुजा क्या है बताइए, कर्ण है। अब ये भुजा क्या है, आधार है। और ये भुजा क्या है, लंब है। अब ये समकोण त्रिभुज है तो इसका लंब, आधार और ये कर्ण तीनों भुजाएं हैं। इसमें तीनों भुजाओं में से किसी दो भुजा का आपको अनुपात निकालना है तो आप खुद सोचिए हम लोग इसका अनुपात कैसे, लंब और आधार का अनुपात निकालेंगे तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, लंब बटे में क्या बताइए, आधार। लंब और आधार का यदि मुझे अनुपात निकालना होगा तो भाई अनुपात कैसे निकाला जाता है यार, बट्टे करके ही तो निकालते हैं। अनुपात कैसे निकालते हैं, बट्टे करके निकालते हैं। तो लंब और आधार का अनुपात निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे बताइए, लंब बटा आधार लिखेंगे। अब फिर इसी को जस्ट यदि हमें चेंज करना होगा, आधार और लंब का निकालना होगा तो आधार बटे में हम लोग क्या लंब नहीं लिख सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत है थोड़ी ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये दो अनुपात तो हो गया, किन दो भुजाओं का बताइए, लंब और आधार के आधार पर, लंब और आधार के हिसाब से ये दो अनुपात। अब इसके बाद बताइए लंब और कर्ण का भी तो अनुपात निकल सकता है ना। हम लोग देखते हैं टोटल पॉसिबिलिटी क्या है, कितने संभावित इसके अनुपात निकल सकते हैं। तो ठीक है ना। अब यहाँ पे मान लीजिए तीसरे नंबर पे हमने क्या कर लिया, लंब और कर्ण का निकालना है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, लंब बटा बताइए कर्ण नहीं लिख सकते हैं, लंब बटा कर्ण लिख लेंगे। अब इसी जगह पे यदि मुझे लंब और कर्ण का निकालना है, ठीक है, कर्ण और लंब का निकालना है तो बताइए एक अनुपात में क्या कर्ण को ऊपर और लंब को नीचे लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब पांचवा में यदि मान लीजिए लंब और आधार कर्ण का निकालना है तो क्या लिखेंगे, आधार बटे में क्या बताइए कर्ण लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब उसके बाद छठे नंबर में आधार और कर्ण का क्या, एक बार कर्ण को ऊपर लिख दिया, आधार को क्या कर लिया, नीचे लिख दिया। बताइए इस समकोण त्रिभुज में कुल इतने अनुपात इसके बनते हैं, समकोण त्रिभुज में कुल कितने अनुपात बनते हैं, तो भाई 6 अनुपात बन रहा है हमारे सामने। किस चीज की मदद से हमने निकाला, तीनों भुजाओं के मदद से निकाला। अब हमें करना क्या था, सिर्फ दो भुजाओं का अनुपात निकालना था। तो बताइए तीन भुजा है तो उसके दो भुजाओं का अनुपात तो आप एक ही बार निकालिएगा। तो पहले बार में हमने लंब आधार का निकाला तो लंब को ऊपर आधार को नीचे लिखा। अब इसी दोनों भुजाओं से क्या सिर्फ यही अनुपात निकलेगा, इसके अलावा क्या कर सकते हैं बताइए, कि लंब को एक बार ऊपर रखा तो भाई यहाँ पे आधार को ऊपर और लंब को
ऊपर नीचे भी रख सकते हैं। तो 2 अनुपात तो ऐसे ही हो गया। इस तरीके से टोटल कितने अनुपात बन गए अपने पास? 6 अनुपात बन गए। अब देखिए इसी को क्या कहा जाता है पता है? त्रिकोणमितीय अनुपात कहा जाता है। इसी अनुपात को क्या कहा जाता है? त्रिकोणमितीय अनुपात कहा जाता है। अब देखिए ये चूंकि अलग अलग अनुपात है, ये सबके सब अनुपात क्या है? अलग अलग है। इन सब का मान भी क्या है? अलग अलग है। तो आप खुद सोचिए इन सभी अनुपातों का नाम एक जैसा होना चाहिए या अलग अलग होना चाहिए? जल्दी से बता दीजिए भाई। इन सब अनुपात का मान तो अलग अलग आता है, इसलिए इन सभी अनुपातों का नाम एक जैसा होना चाहिए कि अलग अलग होना चाहिए? तो आप खुद कहेंगे कि अलग अलग होना चाहिए। तो इसलिए देखिए सभी अनुपातों का नामकरण जो है ना वो अलग अलग है। लंब बटा आधार को क्या कहा जाता है पता है? लंब बटा आधार को कहा जाता है कौन सा अनुपात? तो भाई टेन थीटा कहा जाता है। अब इसको हम लोग आगे अभी और क्लियर से समझेंगे, बशर्ते पहली बार है तो सिर्फ अच्छे से इसको दिमाग में आप देख लीजिए और सुन लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है? मतलब इस अनुपात को टेन थीटा कहा जाता है, इतना याद रखना कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है ना? तो लंब बटा आधार में क्या? टेन थीटा, ठीक है ना? आधार बटा लंब को कहा जाता है बाबू, बहुत अच्छे से याद रखिएगा, कॉट थीटा, ठीक है? इस अनुपात का नाम है कॉट थीटा। अब लंब बटा कर्ण की बात करें ना तो इस अनुपात का नाम क्या होता है पता है? साइन थीटा नाम होता है। इस अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? साइन थीटा। अब देखिए इसके बाद और भी अनुपात है, मतलब सभी अनुपात के नामकरण अलग अलग होंगे। क्यों होंगे पता है? क्योंकि सभी अनुपात का मान जो है ना वो अलग अलग होता है, एक जैसा मान नहीं होगा। आप खुद सोचिए, यहां पे यदि मैं आपको कह दूं बताइए कि 10/6 का मान कितना? 5/3 है ना? लेकिन 6/10 इसका मान कितना? 3/5। अब देखिए 3 को 5 से भाग देंगे तो 0.6, 3 को 5 से भाग देंगे तो 0.6, लेकिन 5 को 3 से भाग देंगे तो बताइए क्या इतना ही आएगा? नहीं, इसके जगह पे कुछ और मान आएगा। अब इसके जगह पे क्या आएगा? 1.666, यही होगा ना, 1.666, ठीक है ना? तो इस तरीके से इसका मान आएगा। तो दोनों के मान अलग अलग है, तो दोनों को एक जैसा नाम से हम थोड़ी ना इसको पुकार सकते हैं, या एक जैसा नाम थोड़ी कह सकते हैं, तो अलग अलग नाम देना पड़ेगा। इसलिए वहां पे भी अनुपात अलग अलग थे, कोई ऊपर था कोई नीचे था, फिर वो ऊपर था कोई नीचे था। तो इस तरीके से सबके अनुपात का मान अलग अलग होगा, तो नामकरण क्या एक जैसा थोड़ी रखेंगे, उसका अलग अलग नाम रखना पड़ेगा ना। चलिए अब देखिए यहां पे इसी तरीके से इन तीनों अनुपात का नाम बाबू यहां पे अच्छे से आप देख लो। ये लंब बटा आधार का मान होता है टेन थीटा, आधार बटा लंब को क्या कहते हैं? कॉट थीटा, लंब बटा कर्ण को कहते हैं साइन थीटा। अब यदि कर्ण बटा लंब की बात कर ले तो कर्ण बटा लंब को क्या कहा जाता है पता है? कोसेक थीटा, ठीक है ना? और आधार बटा कर्ण को कहा जाता है क्या पता है? सेक थीटा, सॉरी, आधार बटा कर्ण को कहा जाता है, यहाँ पे इस जो है अनुपात का नाम होता है, इस अनुपात का नाम होता है कॉस थीटा। और कर्ण बटा आधार की बात करें तो इस अनुपात का नाम होता है सेक थीटा, ठीक है? तो अभी तक आपने देखा इस तरीके से सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का नाम जो है वो क्या है? अलग अलग है। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का नाम क्या है? अलग अलग है, एक जैसा नाम नहीं है। कुल कितने त्रिकोणमितीय अनुपात है बताइए? 6 अनुपात है। कैसे निकाला? तो भाई समकोण त्रिभुज के किसी दो भुजाओं के अनुपात को निकाला, इसी तरीके से तो निकाला है। तो कुल त्रिकोणमितीय अनुपात आपसे कोई पूछता है कि कितना है बताइए, तो आपका जवाब क्या होगा? 6 अनुपात होते हैं, ठीक है? और 6 अनुपात का नाम आपसे पूछता है कि बताइए कुल 6 अनुपात के नाम बताने हैं, कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात? तो आप कहेंगे साइन कॉस टेन, कॉट से कॉसेक, है ना? ये 6 इसके टोटल नाम है। यहां तक तो क्लियर है। चलिए अब इसके बाद बढ़ते हैं। आप बोलेंगे सर आपने इसका फॉर्मूला तो मुझे बता दिया, अब क्या मुझे बैठ के रट्टा मारना पड़ेगा क्या? नहीं, बैठ के रटने की कोई जरूरत नहीं है। इसको याद भी रखने के लिए एक छोटा सा ट्रिक है, आप उस हिसाब से उसको आराम से क्या कर सकते हैं, इसमें घुसा के रख सकते हैं, ठीक है ना? चलिए ट्रिक को देख लेते हैं फटाक से। यहां पे देखिए ट्रिक क्या है बाबू, तो ट्रिक है अपने पास, सबसे पहले मैं इसके ऊपर लिख देता हूं यहां पे कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है। तो सबसे पहले लिख दिया साइन थीटा, फिर क्या कॉस थीटा, फिर क्या बाबू टेन थीटा, यही ना? अब देखिए टेन के जस्ट नीचे आपको बाबू लिखना है क्या? कॉट थीटा। टेन के जस्ट नीचे आपको क्या लिखना है? लिखना है टेन के नीचे कॉट थीटा, है ना? तो इसी सीक्वेंस में आपको लिखना है कॉट थीटा, और कॉस के नीचे लिखना है सेक थीटा। अब इसके नीचे लिखना है क्या? कॉसेक थीटा। आपको देखिए सीक्वेंस किस सीक्वेंस में याद रखना है ताकि आपको फॉर्मूला याद रखने में आसानी होगा, पता है? आप इस सीक्वेंस में याद रखिए। सबसे पहले क्या? साइन थीटा, लास्ट सेकेंड में कॉस थीटा, फिर क्या? टेन थीटा, फिर क्या? कॉट थीटा, फिर क्या? सेक थीटा, फिर क्या?
कॉसेक थीटा। इस तरीके से ये टोटल 6 अपने पास त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए। आपको इस सीक्वेंस में यदि आप याद रखेंगे ना तो आगे एक एक फॉर्मूला फिर हम लोग किसी न किसी ट्रिक पे ही करते चले जाएंगे, ठीक है ना। और इस तरीके से आपको 100% गारंटी देता हूं मैं कि एक एक फॉर्मूला फिर आपको बैठ के करने की जरूरत नहीं, फिर आराम से क्या कर सकते हैं पता है, यहाँ पे डायरेक्ट घुस जाएगा और बैठ के रट्टा मारने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो चलिए इस तरीके से मैंने लिख लिया साइन कॉस टेन कॉट से कॉसेक। अब देखिए इसका फॉर्मूला हमें किस तरीके से करना है। एक बात बताओ, यहां पे हमें क्या लिखना है पता है, यहां पे हमें सबसे पहले लिखना है लंब। चलिए ये कलर तो दिख ही नहीं रहा, इससे लिखते हैं। यहां पे लिखना है लंब, लंब को हम लोग एल से इंडिकेट कर देते हैं, और यहां पे लिखना है आधार, आधार को हम लोग ए से इंडिकेट कर देते हैं, और यहां पे लिखना है हम लोगों को फिर से लंब, लंब को हम लोग एल से इंडिकेट कर देते हैं, ठीक है। एक बार रुक जाइए, तो एक फॉर्मूला मुझे क्रॉस चेक करना पड़ेगा। ये क्या, हाँ लंब बटा आधार है, ये ठीक है, ठीक है। चलिए अब यहां पे मैंने लंब लिख दिया। अब इसके बाद देखिए यहां पे मुझे क्या लिखना है पता है, यहां पे लिखना है मुझे कर्ण, और बताइए कर्ण को किस चीज से इंडिकेट करेंगे, के से, और यहां पे भी मुझे लिखना है कर्ण, इसको किस चीज से इंडिकेट करेंगे, के से, और यहां पे लिखेंगे क्या, आधार। यहां पे क्या लिखा, आधार, और आधार को हमने इंडिकेट कर लिया किस चीज से, ए से। हमने किस चीज से इंडिकेट कर लिया, ए से। अब देखिए इसका फॉर्मूला याद रखना आपके लिए बहुत आसान है। आप देखेंगे लंब आधार लंब है, बटा में कर्ण, कर्ण आधार है। अब ये बनेगा कैसे, तो देखिए इसमें बनता कैसे है आप याद रखिएगा। साइन थीटा का आपको फॉर्मूला निकालना है ना, तो आपको क्या करना है, ऊपर से नीचे चलना है। साइन थीटा का फॉर्मूला, क्योंकि भाई साइन ऊपर लिखा हुआ है तो ऊपर से नीचे। अब इसी जगह पे आपको यदि कॉसेक थीटा का फॉर्मूला निकालना होगा तो कॉसेक नीचा लिखा हुआ है तो नीचे से ऊपर चलना है। कहने का मतलब है कर्ण बटा लंब होगा, कहने का मतलब है कर्ण बटा लंब होगा। अब इसी तरीके से बताइए कॉस थीटा का फॉर्मूला निकालना होगा तो कॉस थीटा ऊपर लिखा हुआ है तो ऊपर से नीचे आएंगे तो पहले क्या होगा बताइए, आधार ऊपर होगा, अब बटा में क्या होगा, कर्ण नीचे होगा। अब इसी तरीके से आपको कॉट थीटा का निकालना होगा तो कॉट थीटा नीचे लिखा हुआ है तो बताइए नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आधार पहले होगा और लंब क्या होगा, बाद में होगा, होगा ना। तो इसी तरीके से फॉर्मूला निकालना है। अब इसको दिमाग में कैसे सेट करके रखना है, देखिए लंब को एल से इंडिकेट किया, ए से एल से किया है। अब इसी तरीके से कर्ण को के से ए से किया है। तो अब इसको एक साथ यदि हम लोग यहाँ पे लिखेंगे तो हम लोग आराम से लाल क्या कह सकते हैं, कक्का तो आराम से कह सकते हैं, लाल और क्या कह सकते हैं बताइए, कक्का तो कह सकते हैं। तो भाई आप इस तरीके से आराम से इसको माइंड में खोपड़ी में घुसा के रख सकते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात का फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको ये क्या ट्रिक याद रखना है, लाल कक्का, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब कोई भी फॉर्मूला होगा, मान लीजिए साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, आप इस तरीके से त्रिकोणमितीय अनुपात याद रखिए, उसके हिसाब से ही फॉर्मूला बनेगा। सबसे शुरू में साइन कॉस टेन, उसके जस्ट नीचे कॉट सेक कॉसेक। अब लाल है तो लाल है तो साइन है तो ऊपर में ऊपर से नीचे आना है तो भाई लंब बटे में क्या, कर्ण। आप इस तरीके से दिमाग को थोड़ा चलाना पड़ता है यार, वैसे ही सब कुछ थोड़ी हो जाता है। अब आप कहेंगे कि हाँ कुछ करेंगे भी नहीं और सब कुछ हो भी जाए, तो ये संभव नहीं है। आपको दिमाग तो चलाना पड़ेगा ना, दिमाग चलाना पड़ेगा। चलिए यहां तक तो क्लियर है। अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे, इसके बाद जो है अब अपने पास जो है ना, इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं अगले क्लास में, ठीक है। मतलब यहां तक मैं चाहता हूं कि एटलीस्ट आपके जो ये फॉर्मूला वाला झंझट है इसको आप अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लें, दिमाग में सेट कर लें, ताकि अगले वीडियो में हम लोग क्या करें, इसके ऊपर जो क्वेश्चन है अपना जो प्रैक्टिस करने वाला है उसको हम लोग करना शुरू करेंगे, ठीक है। देखिए अब इसी तरीके से यदि बाकी के सभी कंसेप्ट को समझना और सीखना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपना यही प्लेटफॉर्म है जो यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग बात कम करते हैं, काम ज़्यादा करते हैं, समझे। तो इसलिए सबसे फायदेमंद चैनल आपके लिए YouTube चैनल पता है, एडुरल क्लासेस के नाम से है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ क्या कर दीजिए, इसको शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। शेयर करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपके लिए हम लोग लगातार इस तरीके की जो है एजुकेशनल वीडियोस लाते हैं और बहुत बेहद तरीके से समझाने का कोशिश करते हैं। तो भाई हमारा एनर्जी कम नहीं हो, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मोटिवेशन चाहिए होता है। इसलिए आप क्या कीजिए पता है, लगातार वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए ताकि हम लोगों का मोटिवेशन जो है ना मिलता रहे, ठीक है ना। मेन पॉइंट ही वही है मोटिवेशन का, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, अगले कंसेप्ट के साथ। इसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तब तक के लिए आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू सो मच।